हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था वास्तविक संख्या के कॉन्सेप्ट के बारे में। पुनः आज मैं उस कॉन्सेप्ट को और आगे बताना चाहता हूँ, उससे रिलेटेड या उस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलो वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो जैसे कोई संख्या दिया रहेगा 24 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो इसका हम कैसे निकालेंगे, तो एल सकते हैं। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो पहले 24 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे 12, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, फिर 3 से एक बार से लगेगा तो नहीं भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार से लग रहा है तो। फिर 2 से यहाँ देंगे तो 15 भागा, 3 से लगाएंगे 5, अब तो लगेगा नहीं, 5 से एक बार से लगेगा, फिर 5 यहाँ रह जाएगा, इसीलिए लगाए चाहे ना लगाए कोई दिक्कत नहीं, लगाए चाहे। 24 को तोड़े तो हम मिला 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 मिला। 30 को तोड़े क्या क्या मिला, 2 गुने 3 गुने 5 मिला। इसको हम पावर में लिखेंगे। 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं 3, 3 पर पावर क्या लिख सकते हैं 1, और फिर इसको लिखेंगे 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 1। अब हम एलसीएम इसका लेंगे, तो एलसीएम हम कैसे लेंगे इसका, जब हम एलसीएम लेंगे और एचसीएफ लेंगे किस तरह लेंगे, जैसे हम एचसीएफ लेते हैं 24 और 30 का, 24 और 30 का एचसीएफ लेते हैं। तो एचसीएफ में ध्यान देना है कि जो संख्या यहाँ पे आया है उसमें सबसे कम पावर लेना है। जो संख्या यहाँ पे आया है उसमें सबसे हमको कम पावर लेना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 आया, 2 पर पावर 3, यहाँ 2 पर पावर 1 आया। सबसे कम पावर कौन है, 2 पर पावर 1 है, तो ये ले लेंगे। फिर यहाँ पे 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 1 है, तो कम पावर तो यही हुआ, 3 पर पावर 1 ही, दोनों बराबर है तो कम तो वही हुआ, 3 पर पावर 1 ही हुआ। फिर यहाँ 5 पर पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं, 5 पर पावर 0 है, तो इसको ले चाहे ना ले, क्योंकि 5 5 0 का मान 1 होता है, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा, इसीलिए यहाँ पे नहीं भी लेंगे तो वो चलेगा। अब इतना ही गुना कर देंगे। 2 पर पावर 1 मतलब 2 को एक बार लिखना है, 3 पर पावर 1 मतलब 3 को एक बार लिखना है, तो 3 गुना 6, तो एचसीएफ मेरा आ गया 6। अब हम लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम हम किसका लेंगे 24 और 30 का, 24 और 30 का। तो 24 और 30 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में जो संख्या यहाँ पे आया हुआ है उसका हम लेंगे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर लेंगे एलसीएम में। जैसे यहाँ 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 1 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या हुआ 2 पर पावर 3, ये आ गया एलसीएम में। फिर 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, हाईएस्ट पावर भी तो यही हुआ, लोवेस्ट भी यही हुआ, हाईएस्ट भी यही हुआ, 3 पर पावर 1 ले सकते हैं। अब यहाँ 5 पर पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं, 5 पर पावर 0 है, तो 5 पर पावर 1 हुआ हाईएस्ट पावर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पर पावर 3, 2 को कई बार लिखना है 3 बार लिखना है 2 को, फिर 3 को एक बार लिखना है, 5 को एक बार लिखना है। अब इसको गुना कर देना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 गुने 5 करेंगे कितना आएगा, 24 गुने 5 120 आएगा। या तो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 को 2 बार पढ़ेंगे 10, फिर इधर गुना कर दो 4 तिया 12, 12 गुने 10 करेंगे 120, तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम इसमें एक बात हम यहाँ ध्यान देंगे, ये जो हम यहाँ पे बोले कि एलसीएम में किस तरह हम लेते हैं, एलसीएम में कैसे लेते हैं, एचसीएफ में हम कैसे लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड पहले सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, उसके बाद इसको पावर के रूप में लिख देंगे। अब पावर के रूप में लिखने के बाद जब हम एचसीएफ में लेंगे तो जो संख्या दोनों में आया हुआ है उसका सबसे कम पावर लेंगे, उसका सबसे कम पावर लेंगे। तो 2 पर पावर 1 है, यहाँ 2 पर पावर 3 है, तो कम पावर कौन है 2 पर पावर 1, तो ये आ गया। 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 1 है, तो कम पावर कौन हुआ, वही हुआ, कम भी वही हुआ, ज्यादा, जब दोनों पावर सेम है तो कम में भी वही वाला लेना है, ज्यादा भी वही वाला लेना है। 3 पर पावर 1 आ गया। यहाँ 5 पर पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं, 5 पर 0 हम लगा सकते हैं क्योंकि उसका मान 1 होता है, तो 1 गुने किसी भी गुना में 1 लगा सकते हैं। जैसे कोई संख्या है उसको गुना में 1 लगा देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, वो तो वही रह जाएगा। इसलिए 5 पर पावर यहाँ 0 है, हम लिख सकते हैं, लेकिन 5 पर पावर यहाँ 1 है, तो कौन इसमें छोटा हुआ 5 पर पावर 0, तो 0 वाला टर्म हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 5 पर पावर 0 का मान होता है 1, तो 1 गुने इतना करेंगे तो यही रह जाएगा, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब नहीं कुछ मिले तब हम वो संख्या लेते हैं कि 1, ऐसे जब आ रहा है तो वही लेंगे क्योंकि उससे गुना होगा फिर वही रह जाएगा। तो हम हमेशा ध्यान देंगे एचसीएफ में हम क्या करेंगे सबसे कम पावर लेना है, एलसीएम में क्या करेंगे ज्यादा पावर लेंगे। जैसे यहाँ 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 1 है, तो पावर बड़ा कौन हुआ 2 पर पावर 3, तो ये ले लिए। 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 1 है, बड़ा पावर कौन हुआ यही रहा 3 पर पावर 1।
5 पर पावर 1 है, यहाँ 5 पर पावर कुछ नहीं तो 0 है, यहाँ हम लगा लिख सकते हैं, लेकिन वो वाला टर्म यहाँ पे 5 पर पावर अगर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर 5 पर पावर 0 और 5 पर पावर 1 में कौन बड़ा हुआ, 5 पर पावर 1 बड़ा हुआ, तो 5 पर 1 ले लेंगे। अब सबको गुना कर देंगे, 2 पर पावर 3 मतलब हुआ 2 को 3 बार लिखना है गुना में, 3 पर पावर 1 मतलब 3 को 1 बार लिखना है, 5 पर पावर 1 मतलब 5 को 1 बार लिखना है, और सबको गुना कर देंगे 120 आएगा। तो एलसीएम एचसीएफ इस तरह से हम निकाल सकते हैं दोनों। और यहाँ पर एक बात ये है कि ऐसे भी एक तरीका से हम एलसीएम और एचसीएफ को समझ सकते हैं। का मतलब होता है कि ये ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर लेना है जो 24 और 30 दोनों को डिवाइड कर दे। अगर ऐसा हमारे दिमाग में एक रैंडम कोई नंबर आता है तो डायरेक्ट भी अगर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है तो हम टिक लगा देंगे, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम समझाएं तरीका जानना जरूरी है कि कैसे निकलता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी सवाल। अब हम जैसे एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में क्या करते हैं कि ऐसा मतलब कि सबसे छोटा नंबर खोजते हैं जो ये दोनों संख्या से कट जाए। कहने का मतलब है वो संख्या 24 और 30 दोनों से कट जाए, ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो 24 भी से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, तो 120 ये एक ऐसा नंबर है। तो ये भी थोड़ा सा समझना है कि एलसीएम होता क्या आखिर और एचसीएफ होता, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव सवाल अगर पूछेगा तो हम इतना निकालने नहीं जाएगा, समझदारी रहेगा तुरंत टिक लगा देंगे कि एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर लेना है जो इन दोनों को काट दे, और एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसा छोटा से छोटा नंबर लेना है जो इन दोनों से कट जाए, ये ध्यान देना है। अब हम इससे मतलब कि ये हम क्वेश्चन कर लिए। अब इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, ए गुने बी बराबर एलसीएम ए बी गुने एचसीएफ ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बोल सकते हैं पहली संख्या ए कोई पहली संख्या है, कोई नंबर है, बी कोई दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या, बी कोई दूसरी संख्या है, बराबर ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। और किसका एलसीएम एचसीएफ है, यही ए और बी का। तो ये एक मतलब कि सूत्र हो गया, इससे रिलेटेड सवाल भी आता है। जैसे दो संख्या मेरा दिया रहे, दोनों संख्या को गुणनफल करने पर वही नंबर आएगा जो उसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करने पर आएगा, तो ये ध्यान देना है। तो इससे एक सवाल बनता है, कभी कभी दे देगा क्या, किसी संख्या का एलसीएम एचसीएफ दे देगा और एक संख्या दे देगा, बोलेगा दूसरी संख्या क्या करें, तो दूसरी संख्या अगर हम निकालेंगे यहां से तो हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटे पहली संख्या, ये सूत्र हो गया। से दूसरी संख्या हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम गुने एचसीएफ बटे हो जाएगा पहली संख्या, ये पहली संख्या। इसी से अगर हमको पूछ दे कि दूसरी संख्या, ये पहली संख्या बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटे हो जाएगा दूसरी संख्या। यहां ये समझना है कि अगर मेरा एक संख्या दे रहे और मतलब कि किसी दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ दे रहे, उसमें से एक संख्या दे रहे, दूसरी संख्या निकालना है, तो क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में एक जो संख्या दिया उससे भागा मार देंगे तो वो दूसरा संख्या निकल एक सवाल मतलब कि आता है इससे रिलेटेड, और ये अगर आएगा तो आसानी से बन जाएगा, ये ध्यान देना है बस। अब हम पढ़ेंगे दशमलव प्रसार शांत और अशांत। जैसे कोई संख्या मतलब कि बट्टा में, तो बिना भाग दिए हम जान जाएंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, अर्थात उसको दशमलव बदलेंगे तो वो पूरा कट जाएगा या तो फिर चलते चला जाएगा, तो ये ध्यान देना। तो ये हम इस तरह से हम देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई संख्या जैसे पी वाई क्यू को, यदि पी वाई क्यू कोई संख्या है जहां पी और क्यू का अभाज्य गुणनखंड, ये पी और क्यू का सार गुणनखंड, पी और क्यू का सार गुणनखंड 1 हो तथा क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का हो, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा।
शांत होगा। तो याद रखना, यदि P बटे Q कोई संख्या है जहां P और Q का सार गुणनखंड एक है, मतलब ये दोनों को अगर इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो अगर हम Q का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप का हो मिलेगा, तब हम कहेंगे कि संख्या का दशमलव प्रसार शांत कर सकते हैं कि किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। तो हम क्या करेंगे, पहले Q और P और Q को पहले इसका सरल कर लेंगे, संक्षिप्त रूप में लिख देंगे। पहले जो कटेगा काट लेंगे, जो कॉमन आएगा दोनों से काट के क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा उसमें से नीचे वाला संख्या को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर हमको संख्या 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में मिलेगा या प्राप्त होगा, तब हम कहेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है अन्यथा अशांत है। या तो हम इस तरह भी हम दर्शा सकते हैं कि Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 और 5 मिलना चाहिए, या फिर दोनों में से एगो संख्या मिलना चाहिए, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावा अगर कोई नंबर मिलता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ये ध्यान देना। एक हम एग्जाम्पल इससे रिलेटेड लेते हैं, इससे रिलेटेड एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 15/750 हम एक एग्जाम्पल लिए। दूसरा एग्जाम्पल 6/15 लिए। तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल, इस तरह का एग्जाम्पल लिया। अब इसी से हम चेक करते हैं। पहले हम क्या बोले कि ये दोनों का सार गुणनखंड एक होना चाहिए, मतलब ये दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन है पहले काट देंगे, तो पहले काटेंगे, कट रहा है पहले काट देंगे, उसके बाद नीचे वाला संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना। पहले क्या करना है कि ऊपर नीचे अगर नंबर कटेगा तो काट देंगे, उसके बाद हम नीचे वाला संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या 5 मिलना चाहिए या दोनों मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई नंबर मिलता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो पहले कट रहा है काट देंगे, 15 से एक बार में कटेगा, 15×5 = 75 और एक जीरो बच जाएगा, 1 हो जाएगा 50। अब नीचे वाला संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर 50 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 5, तो मेरा 2 पर पावर 1 मिला और फिर गुने 5 पर पावर 2 मिला। तो मेरा जो मतलब हम अभी बताए थे कि अगर कोई संख्या P बटे Q के रूप में या Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप का मिले तो क्या भी होगा, उसका दशमलव प्रसार मतलब कि शांत होगा। और ध्यान देना, जो वहां पे एक चीज और भी एक पॉइंट नोट कर लेना, यहाँ पे लिख देते हैं। जो हम लिखाए थे 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का होना चाहिए, के रूप का हो Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का हो जहां जहां n और m क्या है, n और m एक ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक मतलब होता है कि जो n है वह ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, m का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। इसको ऋणात्मक छोड़ के ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक मतलब होता है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब 0 हो जाए चलेगा, 1 हो जाए, 2 हो जाए, कुछ हो जाए, ऋणेतर नहीं होना चाहिए, ऋण नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बाकी बात n का और m का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बाकी वो कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, चाहे धनात्मक कोई पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ऋणेतर पूर्णांक है, मतलब ऋण तो नहीं है, यहाँ भी देख रहे हैं ऋण नहीं है, तो ये इस रूप का है P बटे 2 पर पावर n 5 पर पावर m। तो क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो लिखेंगे प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है। अब इसको हम चेक करेंगे। इसको पहले हम काट देंगे क्योंकि हम बोले कि P और Q में सार गुणनखंड एक होना चाहिए, तब Q का हम अभाज्य गुणनखंड काट रहा है, काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 2/5 मिला। अब नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो नीचे वाला का 5 खुद अभाज्य संख्या है, इसका तो और गुणनखंड होगा नहीं, तो 5 पर पावर 1 हो गया। तो हम बताए थे कि नीचे वाला जो संख्या है उसका जो गुणनखंड 5 है, इसका जो गुणनखंड होना चाहिए 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप का होना चाहिए। इसका मतलब है, और जहां मतलब कि ये जो है ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए m, तो यहाँ पे 5 पर पावर 1 है, तो हम यहाँ पर से 2 पर पावर 0 गुना लगा सकते। क्यों, क्योंकि 2 पर पावर 0 का मान 1 होता है, और 1 गुने फिर 5 करेंगे, यही मिल जाएगा। तो इस रूप का मेरा मिल रहा है कि 2 पर पावर n 5 पर पावर m का रूप करेगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो
अगर टू पर जीरो पावर रहेगा चलेगा, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, जीरो रहेगा चलेगा। तो टू पर पावर जीरो, फाइव पर पावर वन, इस रूप का आ गया टू पर पावर एन, फाइव पर पावर एन, इस रूप का आ गया, जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कहने का मतलब है कि नीचे में संख्या जीरो नहीं भी लगाए, समझने के लिए लगाए। अगर नीचे में 5 आए केवल या 2 आए केवल या दोनों आ जाए तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा दूसरा कोई नंबर आएगा 7, 3, 11 इस तरह से कोई आएगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया, इसका दशमलव प्रसार शांत है। उसी तरह आप 31 ले लिए, 31 और 400 कटेगा नहीं तो नीचे वाला आवाज बढ़कर करेंगे, 400 को तोड़ेंगे, 400 को तोड़ेंगे क्या मिलेगा, 200 फिर करेंगे तो आ जाएगा 100, फिर 2 करेंगे 50, फिर 2 करेंगे 25, फिर 5 करेंगे 5, तो 2 मेरा क्या मिला, 4 मिला। अब 5 कहीं मिला, 5 मेरा 2 को मिला। तो इस रूप का आ गया मेरा 2 और 5 आ गया, नीचे में 2 पर पावर है एन, 5 पर पावर है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, ये भी शांत है, इसका दशमलव प्रसार। अब यहां लेते हैं, ये देखेंगे पहले काट के कट रहा है कि हाँ कट रहा है, पहले काट देंगे, 2 से कट रहा है 7 बार में, 2 से इसको काटेंगे 1, 3 दूनी 6, ये आ गया 1350, ये कट गया। अब हम देखेंगे और कटेगा, 7 से अगर काट के देखते तो कटेगा क्या, 7 का 7, 6, 9 7 63, नहीं 7 से कट दे रहा है। अब क्या करेंगे, इसका भागफल फिर करेंगे, 7 बटे आ गया मेरा 1350। अब 1350 का भागफल फिर करेंगे 1350, तो पहले हम भागा लगाते हैं 2 से, 6 दूना 12 हो गया, 13 7 दूना 14 15, 675 आ गया। फिर अगर मतलब हम लगाते हैं 2 से लगेगा, 3 से देखते लगा के, 7 5 12, 12 6 18, 18 3 से कट जाता है, इस संख्या भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 7 होता है, फिर एक हो जाएगा 15, 3 25 15, फिर 3 से लगाएंगे 3 7 21, 3 25 15, फिर लगाएंगे 3 से 25, फिर 5 से लगाएंगे 5, तो मेरा क्या मिला, 2 पर पावर 1, फिर मिला 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3, 5 पर पावर 2, ये मिला। तो हम देख रहे हैं कि 5 और 2 के अलावा और भी कोई नंबर आ गया, मेरा 3 भी आ गया, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी दशमलव प्रसार शांत और अशांत से रिलेटेड सवाल आएगा तो हम पहले क्या करेंगे, उस दोनों नंबर को पहले काटेंगे, काट के छोटा कर देंगे, उसके बाद जब नहीं कटेगा तब नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने पर जो नीचे में संख्या आना चाहिए वो 2 पर पावर और 5 पर पावर के रूप का होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई नंबर आ रहा है 2 और 5 को छोड़कर, या केवल 2 आए या 5 आए, इसके अलावा कोई नंबर आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है, वो हम देखेंगे, और उसको हम कैसे कम समय में बना सकते हैं और एक्यूरेट बना सकते हैं वो हम देखेंगे, और यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि मैंने सारा वास्तविक संख्या का कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। अब हम सवाल करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया तो वास्तव में कारगर हुआ कि नहीं, अच्छा हुआ कि नहीं, मदद हुआ कि नहीं, उससे हमको सहायता मिला क्वेश्चन करने में कि नहीं। अगर मतलब कि जो सवाल कॉन्सेप्ट बताएं उससे रिलेटेड अगर हम सवाल नहीं कराएंगे, पता कैसे चलेगा कि वो जो परीक्षा बोर्ड में आता है वो किस टाइप का सवाल आता है, किस तरह हम कॉन्सेप्ट पढ़ें, तो कॉन्सेप्ट लग रहा है उसमें कि नहीं, ये हम देखेंगे। और ये जो प्रश्न हम लेंगे, जितना भी प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड परीक्षा में मैट्रिक में आया हुआ सवाल है, इतना पूछा गया बोर्ड परीक्षा में वास्तविक संख्या से रिलेटेड सवाल सारा हम करेंगे ऑप्शन के साथ। और कैसे हम तुरंत कर सकते हैं, सेकेंडों में, मतलब कि मिनटों नहीं लगेगा, हम उस सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को आसानी से और बिना कलम चलाए। ये प्रश्न रहा 0.3 बार 0.4 बार का सरलतम रूप है, तो 7/10 और 7/9, 7/11, 7/99 दिया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है, 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है, तो ये हम कैसे जानेंगे कौन सा उत्तर होगा। तो बिल्कुल आसान है, अगर हम 0.3 बार में 0.4 बार जोड़ेंगे 0.7 बार होगा, और 0.7 बार 0.7 बार है, तो अगर हम बार हटाते क्या आता है, 9 नीचे आता है, 7/9 आंसर हो गया। इसमें से कौन सा उत्तर सही है, ये उत्तर हो गया 7/9 आएगा। अब p/2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। तो अगर इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो कौन सा उत्तर सही होगा, तो चलो हम लिखते हैं। अगर इसको हम लिखेंगे तो 0. क्या मेरा दिया है 105, इसका दशमलव प्रसार शांत है तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, बट्टा देखें, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो बैठाएंगे। अब मेरा क्या बन गया, 105/1000 मेरा बन गया। अब हम क्या करेंगे, 1000 बन गया। अब इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड करना बिल्कुल इजी है। अगर एगो 10 में क्या आता है, एगो 2 है, एगो 5 आता है। यहाँ पे मेरा 3 को 10 है, क्योंकि 10 में 10 3 बार लिख सकते हैं, तो 2 गुने 5 मेरा 3 बार बना, और मतलब मेरा यहाँ 105 बना। 105 को भी हम लिख सकते हैं क्या, 21 गुने 5 लिख सकते हैं, 105 होता है। तो एगो 5 से एगो 5 कट गया, तो हम देख रहे हैं कि नीचे मेरा क्या आ रहा है, 21 बटे आ रहा है 2 पर पावर 3 आ रहा है, और 5 पर पावर 2 आ रहा है।
क्या आ रहा है 21/2 5 पर पावर 2 आ रहा है। तो कौन सा उत्तर है 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 है 5 पर पावर 2, सी नंबर उत्तर। तो सी नंबर मेरा उत्तर हो गया। तो ये क्वेश्चन का करने का सबसे आसान तरीका था कि मेरा 1000 था, तो हम जानते हैं एगो 10 में एगो 2 आएगा एगो 5 आएगा, तो मेरा 3 को 10 बन रहा है, तो 3 बार मतलब 2 आएगा, 3 बार 5 आएगा, तो एगो 5 इससे कट गया ऊपर वाला से, तो 21/3 2 पर पावर 3 दो 3 बार मिला, एगो 5 तो कट गया, तो 5 2 ही बार मिला, तो 2 पर पावर 3 और 5 पर 2 बिल्कुल आसानी से बन गया। अब हम देखेंगे दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ है 25 और लसा दिया है 50, तो इनमें से संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हम अभी बताए थे कि संख्याओं का दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, मौसा गुने लसा होता है। अभी दोनों को गुना करो, तो 25 गुने 5 करेंगे 125, 125 में एक जीरो बैठा देंगे तो कितना बन जाएगा 1250। ये उत्तर हो गया राइट उत्तर। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर b क्यू प्लस r में b बराबर इतना, a बराबर 27 दिया है और r बराबर 32, तो इनमें तो a का मान क्या होगा। तो इस सूत्र में हम क्या करेंगे b का मान a का मान और हम r का मान बैठा देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा a का मान। ये लगता है कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, यहाँ q का मान होगा तब a का मान पूछेगा, यहाँ q होगा a नहीं होगा q होगा। b बराबर 61, q बराबर 27 और r बराबर 32, तो a बराबर पूछा है, तो इसमें बैठा दे। a बराबर मेरा क्या दिया, a बराबर दिया b q प्लस r दिया। अब हमको a का मान पूछा है, तो b का मान कितना है 61, q का मान कितना है 27 और r का मान कितना है 32। अभी दोनों गुना करके इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे हम देखते हैं इकाई को अंक को पकड़ के, अगर 7 गुने करेंगे 7 होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, तो इकाई के स्थान पे मेरा 9 आना चाहिए, तो 9 इसमें आ रहा है a नंबर उत्तर में और c नंबर, तो यही दोनों में से कोई उत्तर होगा, a और c, ये दोनों उत्तर कट गया, a और मतलब b और d होगा ना उत्तर, ये दोनों में से कौन होगा उत्तर। तो आसानी से देख लेंगे, 61 गुने पहले 27 करेंगे, 61 गुने 27 तो 7 हो गया, 7 6 42 हो गया, 2 हो गया, 6 2 12 हो गया, 7 4 6 1647, उसमें क्या जोड़ेंगे 32, ये दोनों गुना किया तो 1647 आया। अब 32 ऐड कर देंगे तो 7 गुना हो गया, 4 3 7 हो गया, 1600 कितना आ गया 79, तो 1679 कौन सा उत्तर है 1679 मेरा ये नंबर उत्तर सही हो गया। अब दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो हम मतलब पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा 1 होता है, और दो लगातार अगर सम संख्याओं का मौसा बोलेगा तो उसका 2 उत्तर होगा, लेकिन यहाँ पे दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा बोल रहा है, इसका उत्तर 1 होगा। तो याद रखने वाला सवाल है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो 1 होता है। दो लगातार विषम सम संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो 2 होता है, याद रखना। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो हमेशा इसका मौसा 1 होगा। अभाज्य संख्या बोलेगा तो 1, और मतलब कि विषम संख्या बोलेगा तो 1, सम संख्या बोलेगा तो 2, ये याद रखना। अब हम करेंगे आगे और सवाल हम पूछ लेते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हम पढ़े थे कि Q1 अगर धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक पूछे तो क्या करेंगे, तो कोई भी पूर्णांक में अगर सम संख्या से गुना होता है तो सम धनात्मक पूर्णांक बनता है। अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है और उसमें सम संख्या से गुना होता है तो वह सम धनात्मक पूर्णांक बनता है। तो मेरा Q1 धनात्मक पूर्णांक है, तो सम संख्या 6 इससे गुना किए तो ये बन गया सम धनात्मक पूर्णांक, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो विषम धनात्मक पूर्णांक बन गया। तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। मेरा पूछा है कि इनमें से कौन विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो मेरा यही उत्तर हो गया, क्योंकि अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक में सम संख्या से गुना होता है तो सम धनात्मक पूर्णांक बनता है। तो ये पहले 6 से गुना हुआ तो सम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि 6 एक सम संख्या, और इससे धनात्मक पूर्णांक से गुना हुआ तो सम संख्या बन गया। अगर 6 बोलता तो सम धनात्मक पूर्णांक होता, लेकिन उसमें 1 जोड़ दिए, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक में अगर 1 जोड़ेंगे तो फिर विषम धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक मेरा ये नंबर उत्तर हो गया, इजी था। अब ये देखेंगे कि कौन सा संख्या, इसमें पहचाने दिया परिमेय अपरिमेय पूर्णांक और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम बोले थे कि जब भी परिमेय अपरिमेय संख्या पहचाने देगा तो ध्यान देना है, अगर डॉट डॉट करके दिया है, अगर वो चलते जा रहा है जिसका मतलब प्रसार अशांत है, अगर चलते जा रहा है तो इस बात को ध्यान देना है कि जो संख्या चलते जा रहा है वो संख्या एक निश्चित अंक के बाद दोहराते हुए जा रहा है कि नहीं। यहाँ देख रहे हैं कि दोहराते हुए नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ 1 आया फिर 3 आ गया, डबल 1 आया फिर 3 आया, ट्रिपल 1 आया फिर 3 आया, 4 टाइम्स 1 आया फिर 3 आया। तो हम देख रहे हैं एक और बढ़ रहा है, एक निश्चित अंक के बाद फिर पुनः वो अंक नहीं दोहरा रहा और बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है कि ये मतलब परिमेय संख्या नहीं है, कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि अपरिमेय संख्या का पहचान होता है कि वह अंक और बढ़ते जाता है, एक निश्चित अंक के बाद अंक दोहराते हुए नहीं जाता है, तो वह अपरिमेय संख्या होता है। तो यह एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित अंक के बाद अंक दोहराते हुए नहीं जा रहा है, क्योंकि 1 पर 1 3 है, फिर डबल 1 3 है, फिर ट्रिपल 1 3 है, 4 टाइम्स 1 3 है, इस तरह से अब क्या आएगा 5th टाइम्स 1 आएगा फिर 3 आएगा, इस तरह से एक एक बढ़ रहा था और ये चलते भी जा रहा था। अपरिमेय संख्या क्योंकि एक ही चीज बार बार रिपीट करते हुए जा रहा था, अपरिमेय संख्या होगी। अब इसका सरलतम रूप देखेंगे,
तो अभी बताए थे कि जितना संख्या पे वार है उतना नौ नीचे आता है। तो 57 है, 2 संख्या पर वार है तो 2 गुना नीचे आएगा, तो 2 गुना नीचे आएगा तो ऐसा कोई तो ऑप्शन दिया है नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि अगर इसको फिर कट कर दे, अगर दशमलव हटाएंगे 2 गुना नीचे आएगा क्योंकि 2 को बार लगा। अब इसको मतलब कि काटेंगे 3 से तो 19 बार में कटेगा, ये काटेंगे 3 से 19 बटे आ रहा है 33, 19 बटे 33 ये एक ही ऑप्शन है, यही आंसर। हम ऐसे भी देख सकते थे कि 99 जब नीचे आएगा तो 99 का यहाँ पे कोई ऐसा है कि 99 को कट करने से मिल रहा है तो यही मिल रहा है, क्योंकि 33 3 से काट 99 3 मिलेगा, सब तो मिलेगा 99 को काटने से, इसीलिए यही उत्तर होगा। ऐसे भी अब हम इसका p बटे q के रूप में अगर व्यक्त करेंगे और q का मतलब रूप क्या होगा, q का y बराबर करेंगे क्या आएगा, तो इसको अगर हम p बटे q के रूप में व्यक्त करते हैं 0.375 को तो दशमलव हटाएंगे एक देंगे, 10 के बाद 3 अंक है 3 जीरो आएगा। और अभी हम बोले थे कि जितना 10 रहेगा उतना 2 और उतना मतलब कि ये वो 10 पे 2 1 2 और 1 5 मिलता है, तो इसको लिख सकते हैं 10 में 10 3 बार, इसका मतलब ये वो 10 में 2 5 आता है, दूसरा का 10 में 2 5 आएगा, फिर तीसरा का 10 में 2 5 आएगा। अब क्या करेंगे, कट कर देंगे 5 से, अगर इसको हम काटते हैं तो क्या मिलता है 5 सते 35 मिल जाता है, 2 फिर 25 मिलता है, 75 आ गया। 5 से अगर हम काटे फिर 5 से काटेंगे तो ये मिल गया मेरा, 5 से काटेंगे 15 मिल गया, फिर 5 से काटेंगे तो 3 मिल गया, तो मेरा 3 बटे क्या मिला 1 2 3, 2 पर पावर 3 मिला। तो हम देख रहे हैं क्या मिला कि 3 बटे 2 पर पावर 3, 3 बटे 2 पर पावर 3। तो हमको बोला क्यू का रूप बताना, क्यू का रूप, तो क्यू का रूप मेरा 2 पर पावर 3 आया, नीचे वाला को क्यू कहते, ऊपर वाला को पी कहते, 2 पर पावर 3 आया, तो 2 पर पावर 3 कहाँ है मेरा, 2 पर पावर 3 यही है ये नंबर। अब अगर सर यहाँ पे 0 है 5 पर पावर 0, तो अपने मन से यहाँ 5 पर 0 लगा सकते हैं क्योंकि 5 पर 0 का मान 1 होता है, तो ये 1 गुना इतना करेंगे फिर 2 पर पावर 3 ही मिलेगा, इसलिए ये वाला उत्तर सही हो गया। अब दो संख्याओं का मासर लसा दिया है, यदि उनमें से एक संख्या दे ले तो दूसरी संख्या हमको निकालने बोला। तो हम अभी बताए थे पहले, मतलब अभी डिस्कस किए थे कि दो संख्याओं का अगर मासर लसा दे ले और एक संख्या दे ले दूसरी संख्या बोले तो लासा और मासर को गुना कर देना, इससे मतलब उसमें क्या करना 5 से भागा मार देना, तो जो संख्या निकल के आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे लासा मासा को गुना कर देंगे, तो लासा मेरा कितना है, मतलब कि मासा मेरा है 15, लासा मेरा 105 है, दोनों गुना कर देंगे, पहली संख्या जो दे लो उससे भागा मार देंगे, तो 5 दिया 15, 3 गुने करेंगे 105 तक 300 कितना आ गया 15, तो 315 कौन सा है, ये सी नंबर उत्तर हो गया। अब यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर दे ले, क्यू बराबर दे ले, आर बराबर दे ले, तो का मान अभी इस तरह का हम क्वेश्चन किए थे। तो मेरा ए बराबर मतलब दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें सब का मान दिया है, बी का मान कितना दिया, बी का मान दिया हुआ है 43, तो 43 लिखेंगे, क्यू का मान कितना दिया 31 दिया 31 लिखेंगे, फिर मेरा आर का मान कितना दिया, आर का मान मेरा 32 दिया 32 लिखेंगे। अब आर का मान निकालेंगे, दोनों गुना कर देंगे 32 जोड़ देंगे, तो 43 गुने 31 करेंगे 3 4 3 3 9 4 3 12, तो मेरा आ गया कितना 3 9 9 4 3 हाथ में 1333 में 32 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 3 2 5 आ गया, 3 3 6 1365 कौन सा उत्तर आता है 1365 ये नंबर, ये उत्तर हो गया। यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक पूर्णांक सम धनात्मक होगा। तो इस तरह का सवाल अभी 6 नंबर में किए थे कि यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है और कौन धनात्मक सम पूर्णांक है, अगर क्यू कोई भी धनात्मक पूर्णांक रहेगा उसमें अगर सम संख्या से गुना होगा सम धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, तो यहाँ पे सम धनात्मक पूर्णांक हमको पूछा तो बी नंबर उत्तर होगा, क्योंकि इसमें सम संख्या से गुना हुआ है क्यू में, तो ये सम धनात्मक पूर्णांक है। अब बाकी बात एक जुटा है विषम बन जाएगा, 3 जुटेगा तो भी विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये उत्तर हो गया। अब हम लेते हैं आगे का सवाल, 13 नंबर से सवाल लेते हैं आप। तो देखते हैं तो किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। 11 बटे 791 बटे 2100, 343 बटे 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 और 7 पर पावर 3 और 15 बटे 2 पर पावर 5, 3 पर पावर 2। तो हम बताए थे किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, जो p बटे 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप का है। तो हम देखेंगे ये क्या मतलब कि ये तो हम देख रहे हैं कि ये 7 पर पावर 3 का मतलब होता है 343, ये दोनों कट गया, तो मेरा पूछ ले तो 1 बटे 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में मिल रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हमको चेक करने की जरूरत नहीं, हमको ऐसी ऑप्शन देखिए, इसमें तो ऐसे भी गुणनखंड करके 7 आएगा, 7 नीचे नहीं आना चाहिए, इसमें 3 आया हुआ है कटेगा नहीं, वो कटेगा वो रह जाएगा 3, तो ये इसका भी दशमलव प्रसार शांत रहेगा, इसमें भी 7 आ रहा है और फिर मतलब कि 7 तो कट जाएगा 13 7 91, 7 से काटेंगे 13 बार में, यहाँ काटेंगे 7 से 3 बार में, फिर भी 3 रह जाएगा नीचे, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसी हमको दिखा दशमलव प्रसार शांत हो गया। अब ये क्वेश्चन पे आना पे बार लगा ले, दोनों पे बार लगा ले, कई गुना नीचे आएगा 2, किसमें 2 गुना नीचे, इसमें है, यही उत्तर हो गया बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या था, अपरिमेय संख्या कहते हैं जो रूट से बाहर ना निकले, बताया था जिसका मतलब निकल रहा है तो वह अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या इसमें से कौन है, कौन रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, 27
27 का क्योंकि पूरा पूरा वर्गमूल होता है नहीं, ये सबका होता है, ये परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या मेरा रूट 27 है। यदि p तथा q का अभाज्य संख्याएं हैं, p और तथा q अभाज्य संख्या है, तो p पर पावर 3 q और p पर पावर 2 q का मासा क्या होगा। तो मासा में हम बताए थे कि मासा में सबसे कम पावर लेना है, दोनों संख्या जो दिया रहेगा उसमें सबसे कम पावर, तो सबसे कम पावर कौन है, दोनों संख्या मेरा, इसमें सबसे पावर कम लेना है। तो p पर पावर 3 p पर पावर 2, तो p पर पावर 2 सबसे कम हुआ, p पर पावर 2 ले लिए। फिर यहाँ q पर पावर 1 q पर पावर 1, q पर पावर 1 ही सबसे कम हुआ, तो मेरा मासा निकल के आ गया p पर पावर 2 और q, p पर पावर 2 और q कहाँ दिया, ये b नंबर उत्तर, तो b नंबर उत्तर मासा निकल। अब दो संख्याओं का 3 प्लस √5 तथा 3 माइनस √5 का गुणनफल करा क्या होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, क्या होगा। तो इसको पहले हम गुना करके देखेंगे, 3 प्लस √5 और हम गुना करेंगे 3 माइनस √5 से। तो हम जानते हैं a प्लस बी ए माइनस बी में इस सूत्र में जाएगा, तो इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 पर स्क्वायर दे देंगे, माइनस देकर √5 पर स्क्वायर दे देंगे, तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट ही कट गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और यहाँ 5 बचा, घटाएंगे 4 आ गया, 4 कैसा संख्या, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में टिक लग जाएगा, ये उत्तर हो गया परिमेय संख्या। अब 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात बताना है। तो हम बताए थे कि जब भी अभाज्य गुणनखंड में जिस संख्या का घात पूछे उसी संख्या से केवल भाग देना, उस संख्या जितना बार उसमें आएगा उतना ही उसका मतलब कि घात हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 234 में कितना से भाग देना है, 3 से, तो 234 में 3 से भाग देंगे, तो 3 से कितना हो जाएगा 21, बचेगा 2, फिर 3 से भागा देंगे 24 8, फिर 3 से लगाएंगे भागा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 6 18 लग जाएगा, फिर 3 से भागा लगाएंगे, लगेगा नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो कई को मेरा आया 3 2, तो 3 पर पावर 2, इसका मतलब है 2 इसका मतलब घात होगा, 3 का घात कितना होगा 2 होगा, क्योंकि 3 पर पावर 2 लगा सकते हैं, 3 का घात 2 हो गया। तो इतना क्या अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है 2। p/2 पर पावर n 5 पर पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। अब इसको हमको इस रूप में लिख के दिखाना है, तो चलो लिखते हैं 67 को 0.67, 0. कितना है 67, इसका स्लम हटाएंगे 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 अंक है 2 जीरो होगा, और 67 बटे अब क्या हो गया 100। अब हम बोले थे कि जितना जीरो रहेगा मतलब कहने का मतलब है जितना 10 आएगा उतना, मतलब 1 10 पे 2 5 आता है, 2 10 आएगा तो 2 को 2 और 2 को 5 आएगा, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 10 गुने 10, तो 1 10 में आता है 2 5, फिर 2 को 10 इसमें लिख सकते हैं 10 गुने 10, 2 को 10 है मतलब 1 को 10 पे 2 गुने 5, दूसरा 10 पे भी 2 गुने 5, तो मेरा 2 को कहीं मिला 2 पर पावर 2 मिला, तो लिख सकते हैं इसको 67 बटे 2 पर पावर 2 5 पर पावर 2, तो यहाँ पे 67 बटे 2 पर पावर 2 5 पर पावर 2 कहाँ है, ये बी नंबर उत्तर हो गया। अब निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या हम पिछले वीडियो में बताया कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या कहां से शुरू होता है 1 से, तो 1 एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी 1 हो गया, तो ये उत्तर कंप्लीट हो गया। चलो आगे हम और वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 21 से, कौन सी संख्या परिमेय है, तो √25 √5 1/√2 √3 प्लस √3, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं जो रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाए, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, रूट से बाहर निकल रहा है तो परिमेय संख्या, और ऑप्शन हमको देखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हमको परिमेय संख्या पूछा है। कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कौन होता है जो रूट से बाहर नहीं निकलता। तो यहाँ पे अगर हम काटेंगे 9 × 27, अगर हम काट देते हैं 9 × 27, 9 का 9 यहाँ पे 9 × 27, तो क्या बचेगा, यहाँ पे मेरा मिल रहा है 1/3 का रूट, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, इसका वर्गमूल नहीं होता कि अंदर ही रह गया, तो कैसा संख्या अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या खो जाती है, मेरा मिल गया। और ये तो रूट से बाहर निकल रहा है, और इसका दशमलव प्रसार जब शांत है, इसका मतलब है दशमलव प्रसार शांत नहीं अशांत है, लेकिन ये आवर्ती है, मतलब रिपीट करते हुए जा रहा है क्योंकि यहाँ वार लगल है, जब रिपीट करते हुए जाए तो ये परिमेय होता है, तो ये अपरिमेय है, ये भी मतलब परिमेय क्योंकि रूट से बाहर निकल जा रहा है। और इसका अगर गुना करेंगे 25 का वर्गमूल हो जाएगा, √25 आएगा, √25 का 5, तो ये बाहर निकल रहा है, तो ये है अपरिमेय। यदि p और q की अभाज्य संख्या है तो उनका मासा क्या होगा, तो हम अभी बताए थे कि अगर दो संख्या मतलब कि अभाज्य संख्या है और उसका मासा पूछे तो हमेशा 1 उत्तर होगा, हमेशा 1 होगा। दो अभाज्य संख्या का मासा 1 होता है, और दो लगातार सम संख्या का मासा 2 होता है, और दो लगातार विषम संख्या का मासा 1 होता है। ये अब क्या करेंगे 0.13 बार, 13 पे बार लगल है, 13 में दो संख्या में बार लगा है, 2 9 नीचे आएगा, 99 नीचे आएगा, तो ये उत्तर हो गया। 18 72 का मासा निकालना है, तो 18 72 का मासा, तो मासा मतलब होता ही है कि ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या जो उन दोनों संख्या को काट दे, जिसका हमको मासा निकालने बोला। तो अच्छा बताओ 18 72 को काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या यहाँ पे कौन है, सबसे बड़ा संख्या है 72, तो 72 से दोनों कटता है, नहीं कटता, तो ये उत्तर तो गया। अब बचा ये तीनों उत्तर, अब इसमें से बड़ा कौन है 18, तो 18 से दोनों कट रहा है, हाँ इसका मतलब 18 हो गया। मासा बिल्कुल आसान है, हमको निकालने की जरूरत मासा नहीं है, क्योंकि मासा मतलब होता है कि ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर को काट दे, तो वो हो जाएगा मासा। 18 बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों काट रहा है, ये सब तो इससे भी छोटा है, ये सब होगा नहीं।
रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक निकला है। परिमेयकरण गुणांक मतलब क्या होता है? परिमेयकरण गुणांक मतलब होता है ऐसा नंबर लेना है जो गुना करने से वो रूट से बाहर निकल जाए। तो अगर मतलब रूट 12 में कौन सा ऐसा रूट संख्या से गुना करें ताकि बाहर निकल जाए, तो 12 में अगर रूट 3 से गुना करते 12 36, 36 का वर्गमूल 6 तो बाहर निकल रहा है। इसमें गुना कर रहे नहीं निकल रहा है, इसमें गुना कर रहे 12 6 72 नहीं निकल रहा है, इससे भी गुना करें 12 36 निकल रहा है, लेकिन दो एक्स्ट्रा है। तो ये हम उत्तर क्यों नहीं चुनेंगे? दो वाला क्यों? इससे तो और बड़ा नंबर दे लेना, तो केवल हमको रूट 3 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ बोला 2 रूट 3, तो ये भी उत्तर हो सकता है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा दे दिया, एक्स्ट्रा हम क्यों लेंगे? तो रूट 3 इसका उत्तर हो जाएगा। जब ऑप्शन में दिए ये हमको छोटा से छोटा नंबर चाहिए। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक कौन होगा? तो हम अभी बताए थे धनात्मक सम पूर्णांक, अगर कोई भी पूर्णांक में अगर सम संख्या से गुना करते तो धनात्मक सम पूर्णांक मिलता है। तो अगर p मतलब धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें सम संख्या से गुना करेंगे तो धनात्मक सम पूर्णांक। सम संख्या कौन है? 2, तो 2 से इसमें गुना किया गया, इसका मतलब ये धनात्मक सम पूर्णांक है। किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत किसका दशमलव प्रसार होता है? जिसको मतलब कि पहले हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे संख्या को काट लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसका नीचे वाला संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 5 केवल मिलना चाहिए, या दोनों मिलना चाहिए, इसके अलावा कोई अंक नहीं मिलना चाहिए। तो दोनों ऊपर नीचे पहले काटेंगे, कटेगा नहीं कटेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 आ रहा है, क्योंकि 3 से ही कट रहा है, 3 आएगा तो ये होगा ही नहीं दशमलव प्रसार शांत। ये 41 आ रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या खुद है, तो 41 आएगा तो ये शांत नहीं होगा, अशांत होगा। 45 है, इसमें 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये 80 है, इसमें केवल 2 और 5 आएगा, तो यही एक ऐसा संख्या है जिसके नीचे का q का y गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 मिलेगा। तो ये क्या है? इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ये हो गया। अब बचा है 2 क्वेश्चन और मैं करता हूं। चलो तो 29 से सवाल देखते हैं। किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो 15/400, 17/80, 13/121, 14/400 दिया। अशांत पूछा, शांत शांत ने पूछा। इसमें केवल 2 और 5 मिलेगा, इसमें केवल 2 5 मिलेगा, इसमें केवल 2 5 मिलेगा, इसमें मिलेगा 11। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि नीचे वाला अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा कोई और नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 11 मिल रहा है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना, तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से तोड़ेंगे 32, 2 से तोड़ेंगे 16, 2 से तोड़ेंगे 8, 2 से तोड़ेंगे क्या मिला? 4, 2 से तोड़ेंगे 2, कई को 2 मिला? 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर 6, तो 6 को मिला तो 2 पर पावर 6, इसका मतलब है कि 2 का घात कितना आ गया? 6, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 6, तो मेरा 6 मिला, तो 6 हो गया घातांक। अब मासा पी क्यू गुणे लासा पी क्यू बराबर होगा, मासा गुणे लासा बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो कौन 2 संख्या जिसका मासा लासा निकाला गया? यहाँ पे मासा लासा किसका निकल रहा है? पी क्यू का, तो पी क्यू का गुणनफल के बराबर आएगा दोनों लासा गुणे मासा, तो पी क्यू का गुणनफल यहाँ दिया है, 3 नंबर उत्तर हो गया सही। अब इस तरह से हमने देखे कि कितना जल्दी सवाल और कितना मतलब कि कॉन्सेप्ट जानने के बाद मतलब कि आसान हो जाता है, और कितना कम समय में मैंने 31 क्वेश्चन का हल कर दिया। अब इसी तरह अगर आप मतलब कि सारा मेरा वीडियो देखेंगे, वास्तविक संख्या के मैं अभी बना रहा हूँ, और इसमें सवाल अभी और है। मैंने 2014 से लेके 2025 तक जितना भी सवाल बिहार उससे संबंधित सारा सवाल करवाऊंगा, और मतलब कि कैसे हम कम समय में हल कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, और मैं बता भी रहा हूँ। और इसमें कुछ सवाल आज लिए, इसमें और सवाल बहुत सारा आ गया। सिर्फ हम लिए थे वास्तविक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी पूछा गया, इसमें और भी अभी सवाल है। अब हम अगले वीडियो में करेंगे उस सवाल को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उसको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में मतलब कि हेल्पफुल हो, साबित हो, और वो वीडियो देखे तो आसानी से हल कर पाए परीक्षा में। कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा तो कैसे हम हल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ये भी मैंने देखा, और कैसे हल करना चाहिए परीक्षा में ये भी मैंने यहाँ पे सीखा। तो इसी तरह तुम लोग को भी बोर्ड परीक्षा में हल करना है, कम समय में करना है। 20 से 30 मिनट के अंदर ही सारा 50 क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। 100 में 50 बनाना रहता है, 50 आसानी से हम बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। और इतना ही आज के, फिर अगले वीडियो में मैं यहीं से सवाल करेंगे, 32 क्वेश्चन नंबर 32 से करेंगे, और वास्तविक संख्या का सारा सवाल करेंगे जो आया हुआ परीक्षा में।